द विजार्ड स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 गणित दक्षता अभ्यास 8 प्रश्न नंबर 7। एक वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल 16 वर्ग मीटर है। इस क्यारी की परिमाप ज्ञात करना है। तो एक वर्गाकार क्यारी है, मान लिया कि ये वर्गाकार क्यारी है, इसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल इसका कितना है, 16 वर्ग मीटर है। 16 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल हो जाएगा 16 वर्ग मीटर और इसकी परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप माने होता है चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग। या मान लिया कि इसकी एक भुजा की लंबाई x है, तो वर्ग है चूंकि, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो चारों भुजाओं की लंबाइयां कितनी होगी, x होगी। तो परिमाप बराबर होता है चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग, यानी x धन x धन x धन x यानी 4x। तो वर्ग की परिमाप बराबर हो जाएगी 4x इस वाले वर्ग की। और सूत्र जो होता है वो भी इसी प्रकार से होता है, वर्ग की परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, जबकि भुजा का मान क्या है, x है। एक भुजा की लंबाई का मान कितना है, x है। इसी प्रकार और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग। ये दोनों सूत्र लगेंगे इसमें, तो अपन यहां पे इसको हल करते हैं। लिख लेते हैं कि माना कि वर्गाकार क्यारी का की एक भुजा की लंबाई बराबर x मीटर है। ये हो जाएगी एक भुजा की लंबाई। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल या वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल, वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा गुणे भुजा, भुजा का वर्ग। तो भुजा कितनी है इसकी, भुजा क्या की एक भुजा की x है, तो x का घात 2 हो जाएगा, यानी x वर्ग हो जाएगा वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल। अब क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल कितना है, 16 है, तो अपन यहां पे लिख देंगे 16 बराबर x की घात 2। तो x की घात 2 16 वर्ग मीटर है, वर्ग मीटर 16 वर्ग मीटर लिखा हुआ है उसमें किताब में। तो x की घात 2 बराबर कितना हो जाएगा, 16 वर्ग मीटर। ऐसे अब इसमें दोनों तरफ का क्या कर लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। तो x बराबर हो जाएगा धन ऋण 4, 16 का वर्गमूल होता है 4, और वर्ग मीटर का वर्ग हो जाएगा, वो वर्गमूल हो जाएगा मीटर। वर्ग मीटर का मतलब होता है मीटर की घात 2, तो एक घात खत्म हो जाएगी, तो ये बचेगा। अब क्योंकि x का मान आ जाएगा धन ऋण 4 मीटर, x यानी भुजा का मान, ये वर्गाकार क्यारी की एक भुजा का मान आ जाएगा 4 मीटर। क्योंकि वर्गाकार क्यारी की भुजा की लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती। है अतः x का कौन सा मान हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4 धन का 4 मीटर, यानी वर्ग की एक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, धन 4 मीटर। इसमें जबकि जब समीकरण होता है वर्ग का तो उसमें धन ऋण 4 आता है, यानी एक बार धन 4 लिखने पर एक बार ऋण 4। क्योंकि वर्ग की भुजा की लंबाई है तो ये ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए इसमें जो भुजा की लंबाई होगी वो कितनी आएगी, x बराबर 4 मीटर या वर्गाकार भुजा। इसी को लिख देते हैं वर्गाकार क्यारी की एक भुजा
की लंबाई कितनी है, एक्स है, एक्स थी, तो ये हो जाएगी 4 मीटर। एक्स का मान कितना आ जाएगा, 4 मीटर। इसी प्रकार वर्गाकार क्यारी की एक भुजा की लंबाई बराबर एक्स मीटर। रही वाली यही लाइन अपन ने यहाँ उतारी कि वर्गाकार क्यारी की एक भुजा की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, एक्स का मान रख दिया 4 मीटर। अब इसकी भुजा आ जाएगी 4, वर्ग की भुजा आ गई 4, एक भुजा है जितनी उतनी ही चारों भुजाओं की लंबाइयां होंगी। तो अपन अपना सूत्र रख देंगे कि वर्ग का परिमाप बराबर या वर्गाकार क्यारी का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा की लंबाई। तो भुजा की लंबाई कितनी आ गई, 4 मीटर। तो यहां लिखेंगे 4 गुणे 4 मीटर। तो ये 4 मीटर ये वाली लंबाई लिख देंगे, 4 सूत्र का और 4 मीटर ये भुजा की लंबाई, तो बराबर हो जाएगा 16 मीटर। ये इसका परिमाप हो जाएगा, वर्गाकार क्यारी का परिमाप, यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये सवाल इस प्रकार से पूरा हल हो जाएगा। अब अपन करेंगे इसका प्रश्न नंबर 8। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 8। रुपए 289 को कुछ व्यक्तियों में इस प्रकार वितरित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति को उतने ही रुपए मिले जितनी व्यक्तियों की कुल संख्या। तो व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात करना है, यानी कि 289 रुपए को उतने ही व्यक्ति में बांटना है जितने जितने रुपए हर व्यक्ति को दिए जाना है। जैसे मान लीजिए कि 5 व्यक्तियों को बांटना है तो 5-5 रुपए देना है, तो फिर उतना हो जाना चाहिए 289। या तो इसी प्रकार से इसकी संख्या ज्ञात करना है। जैसे ये कहा जाए कि 25 रुपए को उतने ही व्यक्तियों में बांटना है जितने जितने रुपए उनको दिए जाना है। तो कितने कितने रुपए दिए जाएंगे या व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। तो 5 व्यक्तियों को 5-5 रुपए दे दिए जाए तो 25 रुपए हो जाएंगे, 25। इसी प्रकार से इसको अपन को पता करना है, तो अपन लिख लेते हैं कि माना कि व्यक्तियों की संख्या x है, माना कि व्यक्तियों की संख्या x है। जिन व्यक्तियों को वितरित किया जाना है उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है, x। और प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति को कितने रुपए दिए जाएंगे, जितने की व्यक्ति हैं। प्रत्येक व्यक्ति को उतने ही रुपए मिले जितनी व्यक्तियों की कुल संख्या। माना कि व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, x है। तो अब प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाने वाला रुपया, तो अब यहां लिखें प्रत्येक व्यक्ति को मिलने या वितरित किए जाने वाले रुपयों की संख्या कितनी होगी, कितने रुपए प्रत्येक व्यक्ति को दिए जाएंगे, x रुपए, बराबर हो जाएगा x रुपए दिए जाएंगे। रुपयों की संख्या हो जाएगी x रुपए, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को वितरित किए जाने वाले रुपयों की संख्या कितनी होगी, x। और कितने व्यक्तियों में वितरित किया जाना है, x व्यक्तियों में। तो अब कुल वितरित धनराशि कितनी हो जाएगी, तो यहां पे लिख लेंगे कुल वितरित धन राशि या रुपए, धनराशि या रुपए, कुल वितरित रुपए बराबर कितने हो जाएंगे, x व्यक्तियों को x के हिसाब से दिए गए तो इतने रुपए हो जाएंगे, x गुणे x रुपए कितने हो जाएंगे, x गुणे x, यानी कि x की घात 2 रुपए कितने हो जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति को कितने, कुल वितरित धनराशि, एक व्यक्ति x व्यक्तियों की संख्या है और प्रत्येक व्यक्ति को x रुपए दिए जा रहे हैं। जैसे कि 10 व्यक्ति हैं
और प्रत्येक व्यक्ति को 10-10 रुपया दिया जाए तो कुल वितरित धनराशि कितनी हो जाएगी? 100 रुपए। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि 2-2 रुपए दिए जाए और 2 व्यक्ति हो तो कितने हो जाएंगे? 2 दूनी 4 रुपए हो जाएंगे। अगर 8 व्यक्ति हैं और प्रत्येक व्यक्ति को 8 रुपए दिए जाएं तो कितने रुपए वितरित करना पड़ेंगे? 8 अठे 64। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि x व्यक्ति हैं और प्रत्येक व्यक्ति को x रुपए दिए जाएंगे तो कुल कितने रुपए वितरित हो जाएंगे? x की घात 2 रुपए वितरित हो जाएंगे। x की घात 2 रुपए वितरित हो जाएंगे। तो अब ये है कि कुल वितरित धनराशि x की घात 2 रुपए। लेकिन अपने प्रश्न में दिए है कितने रुपए को अपन को वितरित करना है? 289 रुपए को। तो इसमें चूंकि कुल वितरित धनराशि कितनी दी है? कुल वितरित धनराशि प्रश्न में दी गई है वो कितनी है? बराबर है 289 रुपए। कितने हैं? 289 रुपए है। तो अब ये वाले प्रश्न में क्या हो जाएगा? कुल वितरित धनराशि इस वाले में रख दी जाएगी। अतः x की घात 2 जो कुल वितरित धनराशि है बराबर हो जाएगा 289। कुल वितरित धनराशि कितनी है? x की घात 2 रुपए बराबर 289 रुपए। तो अब x बराबर कितना हो जाएगा? इसका वर्गमूल ले लेंगे। x बराबर इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा? 17 आएगा, क्योंकि ये 17 का 2 बार गुणा है। इसका अगर ऐसे लिखें x की घात 2 बराबर कितना लिखना पड़ेगा? 17 गुणे 17। 289 का अगर गुणनखंड करें 4 7 17 नम्मा कितने होंगे? 119। तो 119 का हो जाएगा 9 और फिर हासिल बचेगी जितनी कितने बचेंगे? एक हाथ 17 एकम 17 और 10 हासिल रहेगी जैसे। तो 11 हासिल रहेगी तो ये वाला हो जाएगा 289। 17 गुणे 17 करें ऐसे 17 गुणे 17 बराबर होता है 289। तो इसकी गुणनखंड कर लीजिए तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा धन ऋण 17। धन ऋण 17। तो प्रत्येक व्यक्ति की संख्या कितनी हो जाएगी? 17। अब क्योंकि क्या है जो x है क्या है? व्यक्तियों की संख्या है तो ये धनात्मक ही होगी, धनात्मक है। क्योंकि यहां लिख देंगे क्योंकि x व्यक्तियों की संख्या है जो कि ऋणात्मक नहीं हो सकती है। अतः x बराबर कितना मान हो जाएगा? 17। x बराबर कितना मान होगा? 17। अतः व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? अतः व्यक्तियों की संख्या बराबर x बराबर 17। यानी कुल कितने व्यक्तियों को बांटे जाएंगे? 17 व्यक्तियों को। कुल कितने कितने रुपए बांटे जाएंगे? 17 रुपए। तो प्रत्येक व्यक्ति को 17 रुपए दिए जाएंगे और कुल कितने व्यक्तियों को दिए जाएंगे? 17 व्यक्तियों को और 17 रुपए दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से चूंकि अपन को तो 17 गुणे 17 हो जाएगा 289। तो इसका उत्तर भी सही है। तो व्यक्तियों की संख्या कितना है अपन को ज्ञात करना थी। तो व्यक्तियों की संख्या आ गई 17 व्यक्ति। ये 17 व्यक्तियों में बांटा जाएगा ये। तो इस प्रकार से ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब अपन करेंगे इसका अगला प्रश्न नंबर 9। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9। एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5/4 गुनी है। यदि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर हो तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो अपन को क्या करना है? लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। और इसमें दोनों में संबंध दिया है कि कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5/4 गुनी है
तथा दूसरी चीज दी है फर्श का क्षेत्रफल, यानी आयताकार फर्श है, कमरा होता है आयताकार होगा क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई में अंतर है, लंबाई और चौड़ाई 5/4 गुनी है उसकी लंबाई चौड़ाई से। तो ये क्या होगा कि कमरा कैसा होगा, लंबाई क्या है, चौड़ाई की 5/4 गुनी है, तो 5/4 गुनी है, यानी ये हो जाएगी लंबाई और ये वाली हो जाएगी चौड़ाई। तो ये लंबाई और चौड़ाई इस प्रकार से कमरा हो जाएगा मान लीजिए। तो अगर मान लीजिए अपन ने मान ली कि चौड़ाई इसकी कितनी है, माना कि चौड़ाई x है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 5/4 x हो जाएगी। क्यों, क्योंकि लंबाई दी हुई है, कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5/4 गुनी है। तो अपन ने मान लिया कि चौड़ाई कितनी है, ये है चौड़ाई, चौड़ाई बराबर हो जाएगी, चौड़ाई बराबर अगर इतनी है तो लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई हो जाएगी कितनी 5/4 इंटू एक्स, क्योंकि दिया हुआ है लंबाई उसकी चौड़ाई की 5/4 गुनी है। तो मान लेते हैं अपन कि उसकी माना की, यहां लिख लेते हैं, माना कि कमरे की चौड़ाई x मीटर है, x मीटर है। तो अब लंबाई कितनी हो जाएगी, तो लंबाई कितनी होगी, लंबाई बराबर 5/4 इंटू एक्स, उसकी चौड़ाई की 5/4 गुनी है, तो लंबाई हो जाएगी 5/4 इंटू एक्स। अब अपन देखें कि कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल कितना होता, क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है 5/4 x और गुणे x, ये उसकी क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा 5/4 और x की घात 2, इतना हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। बस अब चूंकि दिया हुआ है उसमें क्या दिया है, फर्श का, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, क्योंकि दिया है कि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल बराबर है, कितना दिया हुआ है 20 वर्ग मीटर। तो इसको अपन इस वाले में मान रख देंगे, इसके 20 वर्ग मीटर कहां रख देंगे, इधर पर। तो इसमें ये वाला हो जाएगा कि कमरे का क्षेत्रफल या कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, इसी वाली लाइन को अपन ने एक बार लिख दिया, बराबर ये वाला कमरे के, यहां पे लिख सकते हैं कमरे के, यहां पे ये भी लिख सकते हैं कमरे के फर्श का क्षेत्रफल बराबर कमरे का, अब कमरा है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऐसे तो नापी जाएगी, ये लंबाई हो गई, ये वाली लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, इस तरह से। तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, ये दिया हुआ है 5/4 x की घात 2, ये हो जाएगा। तो अब इसका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है 20 वर्ग मीटर, तो इसका मान लिख देंगे अपन 20 वर्ग मीटर, या तो इसमें हो जाएगा कमरे के फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, अब इसका मान इसमें रख देंगे ये वाले में, तो ये इधर आ जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20 वर्ग मीटर, 20 वर्ग मीटर बराबर 5/4 x की घात 2, इस तरह। अब इसको इस तरफ लिख लिया, उसको उस तरफ लिख लिया, तो 5/4 x की घात 2 बराबर 20 वर्ग मीटर, ये हो जाएगा। तो अब इसको, ये भी वर्ग मीटर है, ये भी वर्ग मीटर है, तो दोनों बराबर में है। तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको वर्ग मीटर को यहां से अभी हटा, अब इसको क्या लिख लेते हैं, ये भी वर्ग मीटर है और ये वाला जो क्षेत्रफल है वो भी वर्ग मीटर है, यहाँ पे ये भी वाला भी क्या आ जाएगा, वर्ग मीटर में ही आएगा। अब अपन क्या करते हैं 5/4, ये इसको इस तरफ लिख लिया, उसको उस तरफ लिख लिया।
अब अपन यहाँ पे 5x की घात 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर चला 4 को उधर पक्षांतर कर दे, यहां भाग है तो वहां कितना हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ऐसे कर। अब बराबर कितना हो जाएगा 80, कितना हो गया 80 हो गया। अब 5x की घात 2 बराबर 80, ये क्या हो जाएगा 5x की घात बराबर 20 चौक 80, 80। अब x की घात 2 बराबर कितना होगा 80/5, ये यहां गुणा है इधर जाके भाग हो जाएगा। अब इसमें इसको भाग दे देंगे तो या काट देंगे तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बचेगा तो 5 3 बचेगा तो 5 छक्का 30, ये 16 आ जाएगा। तो x की घात 2 बराबर कितना हो जाएगा 16, x की घात 2 बराबर 16, तो x बराबर कितना हो जाएगा धन ऋण 4, ये x बराबर माना जाएगा। अब चूंकि ये क्या है x क्या है, कमरे की चौड़ाई है, तो ये क्या है धनात्मक होगी, कमरे की चौड़ाई है, यहां लिख लेते हैं चूंकि x कमरे की चौड़ाई है, अतः इसका मान धनात्मक होगा। क्या होगा धनात्मक होगा, या ऋणात्मक नहीं होगा, धनात्मक होगा। तो अब ये धनात्मक होगा तो फिर क्या हो जाएगा, यहां लिख लेते हैं कि तो इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा धन 4 मीटर, x का मान कितना आ जाएगा 4 मीटर, x का मान आ जाएगा, तो ये 4 मीटर आ गया x का मान। तो x क्या है, x क्या है चौड़ाई, चौड़ाई बराबर आ जाएगा 4 मीटर, एक उत्तर ही आ जाएगा। अब लंबाई निकालना है, तो लंबाई कितनी है, लंबाई बराबर दिया हुआ है, लंबाई बराबर 5/4 गुणे x या चौड़ाई, लंबाई बराबर 5/4 गुणे चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 5/4 गुणे चौड़ाई कितनी है 4 मीटर है, तो ये हो जाएगा। तो अब इसमें 4 से 4 कट जाएगा तो बराबर आ जाएगा 5 मीटर, ये इसकी हो जाएगी लंबाई। तो अब उत्तर में क्या लिख देंगे, उत्तर में लिखेंगे लंबाई बराबर 5 मीटर और चौड़ाई बराबर 4 मीटर, ये इसका उत्तर हो जाएगा। दोनों लंबाई और चौड़ाई का मान अपन को ज्ञात करना था, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से लंबाई आ जाएगी 5 मीटर और चौड़ाई आ जाएगी 4 मीटर, और 5 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो इसी प्रकार से लंबाई गुणा चौड़ाई होता है उसका क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से समीकरण या इसका मान सत्यापित भी होता है कि लंबाई और चौड़ाई का मान आ गया इसमें 5 और 4। अब अपन करेंगे इसका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10वां है प्रश्न। एक नाव को जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने पर और फिर वापस उसी स्थान पर आने में कुल कितना समय लगता है, 4 घंटे 30 मिनट लगता है। तो धारा की चाल ज्ञात करना है। तो इसको पहले अपन थोड़ा समझ लेते हैं प्रश्न को। क्या है कि जैसे ये धारा पानी बह रहा है, धारा माने होता है बहता हुआ पानी, तो ये पानी इसमें बह रहा है इस तरह में, मान लीजिए कि इस दिशा में बह रहा है, आगे की तरफ ये वाली दिशा है बहने की। तो धारा की दिशा में जाने पर जैसे यहां से मान लीजिए कोई नाव चली यहां से और कहां तक गई 30 किलोमीटर तक गई, यहां 30 किलोमीटर है, यहां तक गई, तो जाने में वो समय लगा और फिर यहां से पुनः वापस आने में, यहां से इस तरफ ये गई और फिर यहां से पुनः वापस लौटी, ये इसी स्थान पे वापस आ गई पुनः। तो इससे दोनों में जो जाने और आने में जो लगा समय कितना है 4 घंटे 30 मिनट दिया हुआ है। तो अपन को धारा की चाल ज्ञात करना है, ये जो पानी बह रहा है इसकी चाल अपन को ज्ञात करना है। नाव की चाल दी है शांत जल में, जब पानी बह ना रहा हो, यानी धारा ना होकर शांत जल हो, फिर पानी बह ना रहा हो,
तब तो नाव कितनी चलती है? एक नाव है जो जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी जब पानी बह ना रहा हो तब वो नाव उस पानी में 15 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में। अगर पानी बह रहा हो तो फिर उसका चाल कुछ बदल जाएगी। अगर पानी बह रहा है तो अगर उस दिशा में जाएगा तो पानी की धारा की चाल उसकी चाल में जुड़ जाएगी, और जब वो वापस आएगी तो फिर क्या हो जाएगा? उसकी चाल से धारा की चाल घट जाएगी, क्योंकि वापस आ रही है तो धारा उस तरफ जा रही है, नदी इस तरफ, तो वो थोड़ा उसको धीमी आएगी। तो इस प्रकार से जाने में जो समय लगा और आने में जो समय लगा उसका दोनों का योग है 4 घंटे 30 मिनट। तो स्वाभाविक ही जब क्या है, नाव क्या है, धारा की दिशा में जाएगी तो जल्दी पहुंच जाएगी वहां 30 किलोमीटर, और जब लौट के आएगी तो देर में आएगी। तो ये दोनों अपन को समय निकाल लेना है और इस समय की तुलना कर देना है 4 घंटे 30 मिनट से। तो इससे अपना समीकरण बन जाएगा और धारा की चाल निकल आएगी। तो लिख लेते हैं यहां, माना कि धारा की चाल, धारा की इसको निकालना है तो उसी को मान लिया। माना कि धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये हो गया, इसको अपन ने मान लिया। अब जब धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो अब अपन को धारा की दिशा में नाव की चाल निकालना है। अतः अब क्या निकालेंगे? धारा की दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल कितनी हो जाएगी? धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगी पहले शांत जल में 15 किलोमीटर और धन हो जाएगी धारा की, तो इतना 15 धन x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगी। अब धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, और जब ये जाने के लिए हो जाएगी और लौटेगी तो लौटने में कितनी होगी? तो धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर कितनी हो जाएगी? 15 में से घट जाएगी, धारा की चाल घट जाएगी, 15 ऋण x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगी। अब शांत जल में नदी की चाल दी हुई है तो यहाँ पे शांत जल में नाव की चाल, यहाँ पे अपन चाहें तो एक लाइन लिख सकते हैं कि शांत जल में नाव की चाल दी है, ये क्या है? दी हुई है, कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दी हुई है। इतना क्या हुआ है? दिया हुआ है सवाल में, ये अपन ने मान लिया। फिर उसके बाद मानने के बाद ये अपन ने निकाल लिया कि धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगी तो उसमें धारा की चाल जुड़ जाएगी, और विपरीत दिशा में जब आएंगे तो धारा की चाल घट जाएगी। तो अब अपन को निकाल लेना है 30 किलोमीटर, जो 30 किलोमीटर जाने में लगा समय, 30 किलोमीटर जाने में लगा समय। तो अपन लिख लेंगे कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव को 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। देखो यह क्या होता है? सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अपन को समय निकालना है तो समय इधर आ जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल।
समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो इसमें जाने में समय कितना लगेगा, दूरी कितनी है 30 किलोमीटर, और जाते समय की जो चाल है धारा की दिशा में 30 किलोमीटर दूरी तय करने में, यानी दूरी कितनी हो गई 30 किलोमीटर। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, और जाते समय का जो चाल कितनी है 15 धन x, तो इतना समय लगेगा, इतना घंटा लिख सकते हैं अपन इसको, कितना घंटे या घंटा, तो ये इतना लग जाएगा ये समय। अब इसी प्रकार से अपन उल्टा लिखेंगे कि धारा की विपरीत दिशा में, अब उसको क्या होता है, तो पहले 30 किलोमीटर जाती है और फिर पुनः वापस आती है उसी स्थान पर, तो जाने में तो वो धारा की दिशा में गति कर रही है और आने में धारा की विपरीत दिशा में। तो धारा की विपरीत दिशा में नाव को 30 किलोमीटर वापस आने में लगा समय, ये कितना हो जाएगा वापस आने में समय, तो दूरी तो 30 किलोमीटर है और जो चाल है उसकी, वो चाल कितनी है वापस आने में, नाव की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल 15 ऋण x है, तो यहां पे ये वाली चीज हो जाएगी 15 ऋण x, और ये हो जाएगा दूरी बटे समय घंटे, इतने घंटे लगे उसमें। ठीक है, तो अब ये कुल कितना घंटा लगा, कुल समय यहां लिख लेंगे, कुल समय जाने और आने में लगा कुल समय, तो यहां पर लिख सकते हैं कि जाने और आने में लगा, कुल समय बराबर कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 30 बटे 15 धन x, एक ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 30 धन 15 ऋण x, इतना कुल समय लगेगा। कितना समय लगा, इतना समय लगा। अब क्योंकि दिया हुआ है सवाल में क्या दिया हुआ है, कितना समय लगता है, जाने और आने में जो लगा हुआ कुल समय कितना है 4 घंटे 30 मिनट है, तो अपन को लिख लेते हैं कि प्रश्न में जो भी दिया है, ये क्या है, प्रश्न में दिया है, क्या दिया हुआ है, प्रश्न में दिया है कि जाने और आने में लगा कुल समय बराबर कितना है 4 घंटे 30 मिनट है, ये है, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ कि जाने और आने में लगा समय कितना है 4 घंटे 30 मिनट है, तो 4 घंटे 30 मिनट को अपन कैसे ले सकते हैं, 4 घंटा हो जाएगा और 30 मिनट को भी घंटा बनाना है, तो 4 घंटा और फिर 30 मिनट को भी बना लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 4 घंटे, और इसको भी बना दें, 30 मिनट को घंटा बनाएंगे तो क्या करेंगे 60 का भाग देंगे, तो यहां से हो जाएगा 0 से 0, 3 कम 3, 3 दूनी 6, यानी कितना हो जाएगा 4.5 घंटा, कितना हो जाएगा 4.5 घंटा। अब 4.5 घंटे को कैसे बनाएंगे, सही बटे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9/2 घंटा, 9/2 घंटा, 4 घंटा 30 मिनट लिखे या 9/2 घंटा लिखे। प्रश्न में दिया हुआ है कि जाने और आने में लगा कुल समय कितना है 4 घंटे 30 मिनट है, तो 4 घंटा और 30 मिनट को अपन ने घंटे में डाला, अब ये क्या हो जाएगा, ये घंटा हो जाएगा, 4 घंटा धन इसको 30 मिनट को कितना है इसलिए जोड़ दिया, 4 घंटा धन 30 मिनट को 30/60 घंटा हो जाएगा, तो बराबर जो दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 4.5 घंटा, 4.5 घंटा हो जाएगा ये, और 4.5 घंटा को कैसे लिखेंगे 9/2 घंटा, इस तरह से। तो जाने आने में कुल जो समय लगेगा वो हो जाएगा 9/2 घंटे, ये दिया हुआ है प्रश्न में। तो ये वाली लाइन में यहां पे अपन इसको थोड़ा दोबारा लिख लेंगे या इसको पलट के लिख लेते हैं कि
30, तो इसमें यहाँ पे जो ये मान है तो इसमें लिख देंगे 9/2 घंटा। तो आगे यहाँ लिख लेते हैं कि अतः ये वाली को अपन क्या करेंगे, लिख लेंगे कहीं बीच में ऐसे करके, इसको लिख लेंगे कि अपन ने ये निकाल लिया है। अब इसके बाद जाने और आने में कुल लगा समय कितना है, 9/2 घंटे। तो यहां लिख देंगे 9/2, 9/2 बराबर ये वाली लाइन 30/15 धन x। इसी प्रकार से धन 30/15 ऋण x, इस तरह से आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, इसको इस तरफ लिख लिया, उसको उस तरफ लिख लेते हैं। यहां पे लिख लेते हैं इसको एक बार 30/15 धन x, और यहां धन 30/15 ऋण x बराबर कितना हो जाएगा, 9/2। ये जो लिखा हुआ है 9/2। अब इसका क्या करते हैं, अपन लघुत्तम ले लेते, इसको इस तरफ लिख लिया, उसको उस तरफ, बराबर के दोनों बराबर है, इस तरफ ये इसके बराबर, इसके बराबर, 9/2 बराबर है इसके, तो फिर ये बराबर हो जाएगा 9/2 के। अब अपन इधर क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। तो लघुत्तम अपन इसका लेंगे तो कितना आएगा, 15 धन x और 15 ऋण x, ये दोनों इसके लघुत्तम आ जाएंगे, 15 ऋण x। अब इसका 15 धन x का इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 ऋण x बचेगा, और 15 ऋण x का इसमें गुणा हो जाएगा ये। तो अब इधर हो जाएगा 30 और कोष्टक 15 ऋण x। तो ये धन का निशान लगाएंगे अपन, जो करते हो ये वाला लिख लिया अपन ने 30। अब यहाँ इसका इसमें भाग दिया तो 15 ऋण x, 15 ऋण कट जाएगा, और क्या बचेगा, 15 धन x। तो इसमें 30 में 15 धन x का गुणा हो जाएगा, 15 धन x, इस तरह से बराबर हो जाएगा 9/2, इस तरह से ये हो जाएगा। अब अपन इसका गुणा भाग कर लेते हैं, गुणा भाग करके त्रियक गुणा कर लेंगे। अब इधर देखते हैं, इसका यहां गुणा करें इसमें, इसका तो कितना हो जाएगा, 30 गुणे 15, तो 15 की 45 होता है 450। ऋण 30 का गुणा x में, तो 30x हो जाएगा। धन इस वाले 30 का इसमें गुणा तो 450, और यहाँ धन का गुणा धन हो जाएगा, तो धन 30x, ये इस तरह से हो जाएगा गुणा बटे। अब बटे में क्या होगा, इसका गुणा होगा, तो 15 गुणे 15, तो 15 में 15 का गुणा करेंगे तो आएगा 225, 15 गुणे 15 225। अब 15 का गुणा इस x में, तो धन 15x, और फिर इस ऋण x का गुणा 15 में, तो फिर आ जाएगा ऋण 15x, और फिर x का गुणा इस x में और ऋण का चिन्ह, तो फिर आ जाएगा x की घात 2 ऋण x बराबर हो जाएगा कितना, 9/2, इस तरह हो जाएगा। अब अपन देख लेते हैं इसको कि क्या हुआ, ये ऋण का है यहाँ पर और ये धन का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऋण का 3x 30x, तो यहाँ पे धन का 30x, तो एक दूसरे को से कैंसिल हो जाएंगे या घट जाएंगे। अब इसका 450 इधर है, 450 इधर है, दोनों धन के, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 900। 450 और 450 को जोड़ दिया तो 900 हो जाएंगे। अब इधर देखो 15x धन ऋण का है और 15x धन का है, तो ये दोनों भी कट जाएंगे। तो यहाँ अब नीचे क्या बचता है, ये बच जाएगा 225 ऋण x की घात 2 बराबर बचेगा 9/2, इस तरह से। अब इसको अपन यहां लिख लेते हैं आगे। क्या है कि 900/225 ऋण x की घात 2 बराबर 9/2, ये लिखा होगा। अब इसका त्रियक गुणा कर देंगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, त्रियक गुणा करने पर यहां लिख सकते हैं कि त्रियक गुणा करने पर, या इस पर निशान लगा दिया त्रियक गुणा का। अब इसमें क्या है कि इसमें इसका गुणा करें, तो इसको 902 का गुणा 900 से, तो यहां पर अपन ने गुणा किया तो 2 का गुणा 900 से, तो 9 दूनी 1800 हो जाएगा, 9 दूनी 1800 बराबर इसका गुणा 9 का गुणा इधर हो जाएगा इसमें। तो अगर अपन चाहें तो क्या करें, पहले इसको 9 को बाहर ही रखे रहें, और इसमें इधर 225 ऋण x की घात 2, इस तरह से इसका गुणा हो जाएगा।
और इसको भी गुणा अभी ना करें क्योंकि ये कट रहा है, तो लिख जाएगा कि 2 गुणे 900, इसका 2 का गुणा इससे हो जाएगा, तो 2 गुणे 900, 2 का गुणा 900 से और 225 ऋण एक्स स्क्वायर का गुणा 9 से, इस तरह से। अब आगे क्या होता है कि हमें इसको देखो, इधर से ये है 900 और ये इधर है 9, तो पूरे समीकरण में अगर चाहें तो 9 का अपन भाग दे दें, तो 9 का भाग दे देंगे अगर, तो यहां लिख लेंगे पूरे समीकरण के दोनों पक्षों में 9 का भाग देने पर, समीकरण के दोनों पक्षों में 9 का भाग देने पर, अब इधर भी भाग हो जाएगा उधर भी भाग, तो बराबर, तो यहां लिख रहे हैं 2 गुणे 900 बराबर 9 और यहां पे हो जाएगा 225 ऋण एक्स की घात 2। अब इसमें भाग देना है 9 का, तो इस वाले पक्ष में भी 9 का भाग दे दिया, इस वाले पक्ष में भी 9 का भाग दे दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 9 एकम 9 और ये वाला ऊपर वाला भी 9 कट जाएगा इधर का, तो इधर का हो जाएगा 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो इधर से भी ये कट जाएगा 9 एकम 9 और 9 एकम 9, इधर दोनों शून्य आ जाएंगे, तो अब इधर कितना हो जाएगा 200, कितना बचेगा 200, 100 का गुना 200 और बराबर उधर कितना हो जाएगा, अब यहाँ 1 बचेगा तो हो जाएगा 225 ऋण एक्स की घात 2। अब इसको पूरे को इस तरह पक्षांतर कर लेंगे, तो यहाँ 200 पहले से ही लिखा है और इधर आएगा तो ये हो जाएगा ऋण 225 और ऋण का हो जाएगा धन, ये एक्स स्क्वायर का हो जाएगा धन का, बराबर उस तरफ कुछ नहीं लगेगा तो 0 हो जाएगा, ये सब पूरा इधर आ गया तो उस तरफ 0। तो अब इधर इसको घटा दिया तो कितना बचेगा, ऋण का 25, 200 में से 200 चला जाएगा, कितने में से 200 चला जाएगा 225 में से, तो 25 बचेगा लेकिन ऋण का, और धन एक्स की घात 2 बराबर हो जाएगा 0। अब इसको 25 को उस तरफ पक्षांतर कर दिया तो एक्स की घात 2 बराबर हो जाएगा, ये ऋण का है उधर तो जाएगा हो जाएगा धन का, तो 25 हो जाएगा, तो एक्स की घात 2 बराबर आ जाएगा 25 यहाँ पर। अब इसको यहां लिख लेते हैं कि x की घात 2 बराबर आ जाएगा 25, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल ले लेंगे तो धन ऋण 5, x का मान आ जाएगा धन ऋण 5। तो चूंकि x क्या है, धारा की चाल है, तो धारा की चाल है, चूंकि धारा चल रही है तो इसलिए ये ऋणात्मक नहीं होगी, धारा की चाल धनात्मक ही होगी, तो धारा की चाल धनात्मक लेने पर, धारा की चाल x धारा की चाल है, अतः इसका मान धनात्मक होगा, ऐसे करके धनात्मक होगा। अब इसके बाद x बराबर अपन क्या मान ले लेंगे, 5 धन का, यानी धारा की चाल हो गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। यहां लिख सकते हैं कि धारा की चाल, धारा की चाल बराबर 5 किलोमीटर और प्रति घंटा, ये उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से ये 10वां सवाल पूरा हो जाएगा, क्योंकि अपन को माना कि धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल ज्ञात करना थी और धारा की चाल ही आ गई है, तो ये प्रश्न पूरा हो गया। अब अपन करेंगे इसके अगले प्रश्न।